प्रेम हो गया तब हम क्या करें? प्रेम करती हो से तुम? 5 सिर्फ किराया बांटने की हुई थी ना। औरत का दिल का चीज है ना, कभी समझ नहीं पाओगे। खरीद रही हो उनका? समझदार को इशारा काफी है। हा मी आता निघालो ते ऑफिसला यायला. हो संध्याकाळी मग नंतर तुला मी कॉल करतो. मग आपण तिथं स्टेशनच्या आसपास भेटूयात. चालेल? ओके बाय बाय. विजय बघितलं का? ये रंजीत के घर का दरवाजा कब से खुला ही है? सुबह दूध आने के टाइम से ही खुला है दरवाजा सुमन। अरे मैं आधे घंटे पहले बाजार गई ना, तब से खुला है। कहीं लॉक किए बिना कहीं चले तो नहीं गए? देखो तो। रंजीत भाऊ, रंजीत भाऊ, सर सांस नहीं चल रही। रंजीत नाम है उनका, जो यहाँ पे रहते हैं। रणजित क्या पूर्ण नाव काय त्यांचं? ते माहिती नहीं साहब, हम लोग सब रंजीत भाऊ ही के। ये लड़की कौन है? शायद उनकी मिसेस होगी साहब। शायद मतलब? हम लोग इनसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, इसलिए हमें नहीं पता। हाँ साहब, अभी 5-1 महीने पहले ही रंजीत भाऊ यहाँ रहने को आए और फिर 2-1 महीने पहले इस लेडीज़ को देखा यहाँ। इन दोनों में बहुत झगड़े होते थे साहब, रात रात भर आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी तो दिन में भी साहब। घर मालिक कौन है? प्रशांत बंसोड़े करके है, खजूरवाड़ी रहते हैं। ये रणजीत का मोबाइल नंबर है किसी के पास? कहाँ काम करता था पता है? कम से कम घर मालिक प्रशांत बनसोड़े का तो नंबर होगा किसी के पास? माझ्याकडे आहे साहेब, मैं अभी लाया। सर पूरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लड़की की पहचान हो सके। कोई कार्ड कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं। हाँ ये है। यही रणजीत है? हो साहब। साहेब
ये बनसोड़े का नंबर है। हाँ हाँ सर, मेरा ही फ्लैट है और रंजीत ठाकुर को मैंने किराए पे दिया है। लफड़ा है क्या सर? आपके फ्लैट में रंजीत ठाकुर की पत्नी की डेड बॉडी मिली है। क्या बात कर रहे हो सर? और रंजीत ठाकुर तो वहाँ पे अकेला रहता था, उसकी पत्नी वत्नी नहीं थी। रंजीत ठाकुर का फ़ोन नंबर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके रचना नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए। और हाँ, रंजीत और अपने बीच हुए एग्रीमेंट की कॉपी भी लेकर आइए। आ जाता हूँ सर। आप रंजीत का नंबर लीजिए। सर, रंजीत का फ़ोन स्विच ऑफ है। पहले का एड्रेस उत्तर प्रदेश, हो साहब, यूपी। सिर्फ यूपी। पूरा एड्रेस कहाँ है? साहब खैर संगू, मैंने वो एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा भी नहीं है। बस 5 महीने पहले मुझसे मिला, बोला कि यूपी से आया हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ, रहने के लिए जगह नहीं है, तो मैंने किराए पे दे दिया। लेकिन अपनी पत्नी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा था। ये घर का किराया लेने तुम जाते थे घर पर? नहीं नहीं नहीं, वो खुद दुकान पे आके देके जाता था। उसके बीवी का मोबाइल या और कुछ घर पर मिला था? नहीं सर, पूरा घर छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। एक तो ये कच्चा आधा अधूरा एग्रीमेंट बनवाते हो। किराएदार के बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपके फ्लैट में एक औरत की लाश मिलती है, कोई कहता है कि वो रंजीत ठाकुर की बीवी है, पर किसी को ये नहीं पता कि वो है कौन। ठीक है, आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। थैंक यू सर। उस रंजीत की फोटो है ना हमारे पास? हाँ सर, वो लड़की के साथ वाली। इसकी कॉपीज निकालो और एरिया में जितने भी फैक्ट्रीज है सब जगह घुमाओ। हाँ सलीम बोल। मेरे लड़के ने आपके इस रंजीत ठाकुर को स्पॉट किया है। पता? नूरानी लॉज, कमरा नंबर 4। रंजीत ठाकुर कहाँ भाग रहा था? साहब कहीं नहीं, हम तो डर के मारे छुपे हुए थे यहाँ पर। चल, डराते हैं तुझे। साहब हमारा बात मानिए, हम सही बोल रहे हैं। कब कहाँ क्या कैसे हुआ हमको कुछ नहीं मालूम है। कुछ तो मालूम होगा तुम्हें, वरना इतने डरते क्यों? साहब हम नाइट शिफ्ट करके थके हारे घर लौटे थे। दरवाजा ठोके तो पहले से खुला हुआ था। तो देखे तो साहब हमारा होश ही उड़ गया। साहब जब हम वहाँ पहुंचे तो उसका सांस चल रहा था। वो जिंदा थी और तुम भाग गए वहां से? साहब हम इसीलिए दरवाजा खुला छोड़ देते, कोई ना कोई देख लेगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचा देगा। साले, वो मर गई है रंजीत ठाकुर। क्या? नौटंकी बंद कर दे। तूने तेरी बीवी का मर्डर किया है गला घोट कर, और वहां से भाग निकला था ये सोचकर कि वो मर गई है। नहीं नहीं साहब, हम उसको नहीं मारे। नहीं, वो हमारी पत्नी थी। अच्छा, कौन थी वो? लक्ष्मी, लक्ष्मी मौर्य। पहले तो अपनी बीवी का मर्डर कर रहा है, अब हमें ये गोली दे रहा है कि वो तेरी बीवी नहीं है। तो औरत तेरे घर में क्या कर रही थी? हाँ,
कौन है ये लक्ष्मी मौर्य? और जिस आदमी के घर में लक्ष्मी की लाश मिली थी, रंजीत ठाकुर, वो बार बार यही कहे जा रहा था कि लक्ष्मी उसकी पत्नी नहीं है। रंजीत इस बात से साफ इनकार कर रहा था कि उसने लक्ष्मी का कत्ल किया था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई चौंकाने वाले मोड़ आने वाले थे। सोसाइटी में एक भी घर ऐसा नहीं जिसने तेरे और लक्ष्मी के बीच दिन रात चल रहे लड़ाई झगड़े सुने ना हो। फिर भी तू ये कहता है कि वो तेरी बीवी नहीं है। इसीलिए तो साहब हमको लगा लड़ाई झगड़ा सुनकर सब लोग यही समझेंगे कि लक्ष्मी हमारी पत्नी है, इसलिए हम डर के मारे भाग खड़े हुए। सबको ये लगता है कि लक्ष्मी को हम ही मारे। हाँ, हमें भी यही लगता है। नहीं नहीं साहब, हमारा बात मानिए, हम सच कह रहे हैं। हमने नहीं, प्रदीप ने लक्ष्मी को मारा है। अच्छा, कौन है ये प्रदीप? कहाँ है प्रदीप? साहब उसको बगल वाले लॉन्ड्री में काम दिलवाया था। अब समझ में आ गया। कोलसे, इसने लक्ष्मी के पति प्रदीप को लॉन्ड्री में नौकरी दिलवाई और लक्ष्मी इसके साथ रहने लग गई। इसलिए प्रदीप चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने लक्ष्मी को मार डाला। करेक्ट? आप लक्ष्मी और हमारा प्रेम था, जबरदस्त प्रेम था, जो तूने उसे गला दबाकर मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। साहब हम सच बता रहे हैं आपको, ये प्रदीप ने ही उसको मारा है। रंजीत ठाकुर, मेरे हिसाब से तेरा और लक्ष्मी का प्यार था, फिर भी तूने उसका गला दबाया। अब तेरे और हमारे बीच कोई प्यार वाला चक्कर तो है नहीं, तो अब तू सोच ले कि तेरे साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जब तक सांसें चल रही है सच सच बोल दे। हम आपको सब सच सच बताते हैं। शुरू से शुरू कर, चल। साहब 8 महीना पहले हम परशुराम भैया के घर में एक कमरा किराए पर लिए थे। लक्ष्मी वहीं पर खाना बनाने का काम करती थी, हमारे ही तरफ की थी। वहीं पर उससे दोस्ती हुई थी। राम राम परसु भैया, बुलवाए थे क्या? अरे हाँ रंजीत, बुलाया था मैंने। अगले महीने तेरे खोली का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। अरे तो उसमें क्या परसु भैया, नए साल का एग्रीमेंट बनवा दो। देख, मेरे पास एक पार्टी आई हुई है, ज़्यादा भाड़ा दे रही है। कितना ज़्यादा? साहब उतना किराया देने में हम सक्षम नहीं थे, तभी लक्ष्मी मिली और उसको हमारी हालत समझ में आई। आपकी चाय। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं। परसु भैया एकदम से बम फोड़ दिया हमारे ऊपर। बोल रहे खोली का किराया बढ़ गया, इतना पैसा कहाँ से लाएं? आप बुरा न माने तो एक ठो बात बोले। हाँ लक्ष्मी बोलो। वो कहा है ना, हम और हमरे पति कुछ दिन पहले यहाँ पे एक घर किराए पे लिए हैं। 2 ठो कमरा है उनमें। हम दोनों कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही भारी पड़े। आप अगर हमरे साथ रहना चाहे तो वो कहा है ना, भाड़ा बढ़ जाएगा, सभी के लिए अच्छा हो जाएगा। आप कहे तो हम बात करें का अपने पति से? हाँ हाँ जरूर बात करो, और उनसे पूछ लेना फाइनल किराया जितना भी होगा, फिर उस हिसाब से हम देख लेंगे। प्रदीप मान गया साहब, हमको भी आराम मिले। जितना किराया हम परसु भैया के दे रहे थे उससे 1/3 कम देना पड़ रहा था। हम प्रदीप और लक्ष्मी की खोली में आ गए रहने। थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर उनके साथ खाना भी खाने लगे, और प्रदीप से अच्छी दोस्ती भी हो गई हमारी। हम एक तो कारखाने में मजदूरी कर रहे थे। प्रदीप एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता था, और लक्ष्मी का खाना बनाने का काम चल रहा था। सब ठीक चल रहा था साहब, और फिर वो दिन आया साहब। उस दिन को तो आना ही था रंजीत। तूने तेरे नए दोस्त प्रदीप को धोखा दिया था, उसकी बीवी पर डोरे डाल रहा था। नहीं साहब, ऐसा नहीं था। लक्ष्मी भी हमको लव करती थी। हम दोनों के बीच पहले से ही कुछ था शायद, नहीं तो उसने भी हमको रोका होता। इसके पहले भी हमारा बात होता था। प्रदीप के साथ वो नाखुश थे। उसको लगता था बहुत बड़ी गलती की है प्रदीप से ब्याह करके। बातों बातों में पता नहीं कब हम दोनों बहुत ही करीब आ गए।
अगर प्रदीप को इस सब के बारे में पता चल गया ना, हमारा दोस्ती तो खराब हो ही जाएगा। हमको घर से बाहर भी निकाल देगा। प्रदीप और हमारी शादी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। रंजीत, हम तुमसे प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और तुम? हम जब दोपहर में अक्सर घर आने लगे तो प्रदीप को शक हो गया था साहब, जिस बारे में हम दोनों को कुछ नहीं पता था। और फिर एक दोपहर को हमको रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद लक्ष्मी हमारे साथ ही घर में रहने के लिए आ गई। प्रदीप ने उसे ऐसे ही जाने दिया, रोकने की कोशिश नहीं की? साहब, रोकने की कोशिश बहुत की प्रदीप ने, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानते थे। नए वाले घर में भी प्रदीप बहुत बार आया, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती थी, नहीं जाती थी। वो खाली यही कहती थी, जिसके लिए दिल में जगह नहीं है उसकी जगह में दिल नहीं लगेगा। तो तेरे हिसाब से तू नाइट शिफ्ट पे था और दिल जला प्रदीप तेरे घर पर आया, लक्ष्मी का गला दबाया और भाग गया। हाँ साहब, यही हुआ है। प्रदीप नहीं मारा है उसको। रंजीत ठाकुर ने कत्ल का सारा जिम्मा लक्ष्मी के पति प्रदीप चौधरी पर धकेल दिया था। क्या रंजीत झूठ की डोर से अपने बचाव की चादर बुन रहा था? अब तक जो पुलिस ने सुना था वो एक तरफा कहानी थी, रंजीत की जुबानी। जाहिर सी बात थी कि प्रदीप चौधरी का कहना कुछ और ही था। वो देखो साहब, वो आ गया प्रदीप चौधरी। जी साहब, क्या हुआ? प्रदीप, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगेगा? और तुम्हारा मन लग जाएगा हमरे बिना वहाँ? हमारा मन कैसे लगेगा हुआ? मेरा मन तो तुम्हारे में लगा है ना। तो फिर हम क्या करें प्रदीप, तुम ही बता दो। देखो लक्ष्मी, ये गांव में रहकर हम दोनों का साथ रहना ना के बराबर है। और जो अगर भाग भाग के शादी कर लिए तो भी लोग पकड़ के पीपल के पेड़ पे लटका देंगे। हम क्या कहते हैं, लटकाने दो। साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। ना प्रदीप, हम कोई मरना वरना तनी को पसंद ना है, और हम छोटी जाति के हैं, तो इनमें हमारी क्या गलती? फिर तुमसे प्रेम हो गया, तब हम क्या करें? दो ही रास्ता है लक्ष्मी, या तो हम गांव वालों के हाथों कट के मर जाएं, या फिर हम अपने माँ बाप के लिए मरे जैसे हो जाएं। मतलब भाग जाए। भाग जाए? ये सारा रिश्ता, नाता, माँ बाप, गांव, सब कुछ छोड़ के आ जाए? तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। प्रदीप, चलो हम अभी चलते हैं। प्रदीप, हम सच कहते हैं, हमको खाली तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। हम दोनों एक दूसरे की नैया पार लगाएंगे। हम मांझी होंगे एक दूसरे के। ना, हम एक ही नैया में जाएंगे और हम दोनों उस नैया के मांझी होंगे। न डूबने देंगे, न किसी को डुबोने देंगे। साहब, एक नंबर का झूठा आदमी है रंजीत ठाकुर, और लीचड़ भी। हम और लक्ष्मी गांव छोड़ के इतनी मुश्किल से यहाँ आए, दिन रात एक करके अपना छोटा सा घर बनाए। वही रंजीत साहब, रंजीत बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। रंजीत खुद तुम्हारे घर आया था या लक्ष्मी उसे लेकर आई थी ताकि किराया बांटा जा सके? साहब, बात सिर्फ किराया बांटने की हुई थी ना, औरत बांटने की तो नहीं हुई थी ना। साहब, ये रंजीत ठाकुर आदमी नहीं है, ये सांप है, सांप। हमारी लक्ष्मी को अपने विष में डस गया। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना। बचपन का प्रेम था हमरा और लक्ष्मी का। आप लोग सोच नहीं सकते, हमरे उधर जात पात को लेकर खून की नदियां बह जाती हैं।
उस सब खतरा मोल लेकर हम ही आए, दिन रात एक करके जो है अपना घर बनाए। बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा था हमारा। ये रंजीत पनाह दिया मुझको, दोस्ती की है मुझके साथ, और सबका ये बदला लिया है वो। वाह रंजीत, वाह वाह, बहुत बढ़िया खेल खेले यार तुम, हैं? और तू लक्ष्मी, तू तो कहती थी कि दोपहर को इसलिए करावत है काहे कि सर में दर्द होवत है। तू इलाज करती है का? दरवाजा बंद करके गोद में सर रख के दवाई खिलाती है, मालिश करती है कि सर की? प्रदीप, ऐसा कुछ नहीं। भैया तुम तो कुछ बोलबे ना करो। देखो अब तक जो हो गया उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आगे से ऐसा नहीं होगा। भैया तुम अपना सामान अमान बांधो और निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा बस। प्रदीप हमारी बात सुनो ना एक बार। क्या कहोगी तुम? प्रेम करती हो तुम? और तू बहरा है का? तू का सुनाई नहीं देता है कुछ? अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से, वरना हमारा हाथ उठेगा और की बार रुकेगा नहीं। कूच के रख देंगे तुमको, हम बता रहे हैं। निकलो, चलो। हमको लगा रंजितवा को भगा के सब ठीक हो जाएगा, पर हम भूल गए थे कुछ बीमारी ऐसा होता है जो टाइम के साथ और फैलता जाता है। और ई रंजीत नाम का बीमारी हमारी लक्ष्मी को लग चुका था। हम सोचे शहर बदल देते हैं, शायद उसका मन भी बदल जाए, पर बदल सिर्फ एक ही चीज रहा था साहब, हालात। पहले बदतर, फिर बद से बदतर। हेलो, लक्ष्मी कहाँ हो तुम? हमको तुम्हारे संग नहीं रहना है। हाय कैसी बात कर रही हो लक्ष्मी? तुम पत्नी हो हमारी, 7 जन्मों का साथ है हम दोनों का, प्यार है हम दोनों का। ना है अब प्यार, सब खत्म हो गया। अब हम रंजीत से प्रेम करते हैं और पूरी जिंदगी मुंह के संग ही रहेंगे। लक्ष्मी, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी मांझी ही हमारी नैया डुबो रही है। दूसरा नैया ढूंढ लो। तुमको पता है हमको डूबना पसंद नहीं है। और हाँ प्रदीप, जहाँ रहो खुश रहो। जिंदगी की नाव से हमको बाहर फेंक दिया साहब। हम तो सोचे थे हम दोनों एक दूसरे के मांझी होंगे, जीवन एक साथ पार लगाएंगे। वो एक बार ये भी नहीं सोची कि उसके बिना हम जिएंगे या मरेंगे। साहब हम तो दिन रात यही सोच में डूबे रहते थे कि वो हमारी लक्ष्मी है भी कि नहीं। उसके बाद तुमने कभी लक्ष्मी को कांटेक्ट नहीं किया? नहीं साहब, याला तर कधीच नाही बघितलं। और अगर यहाँ आता भी होगा, रहता भी होगा, तो हमें कुछ नहीं पता। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रदीप। तुमसे अलग होने के बाद क्या कभी लक्ष्मी को मनाने तुम रंजीत के घर पर गए थे या कॉल किया था? हाँ साहब, उसके बिना तो हम जिंदा लाश जैसे हो गए थे साहब। हम रोज उसे मिलने का कोशिश करते, फोन करते। हम डूब गए रे लक्ष्मी, कुछ नहीं हमारे पास। न किराया देने के लिए पैसा, न पैसा कमाने के लिए नौकरी, न नौकरी ढूंढने का ताकत। सब खत्म हो गया, बेजान है हम। कहीं कूद जाए, कोई ट्रेन के नीचे आके कट जाए, बताओ कैसे खत्म करें इधर? या एक काम करो, तुम ही हमको आके कोई नदी में धक्का दे दो। तुम क्या बात कर रहे हो प्रदीप? सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा घाव दी हो ना कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। हमारी बात सुनो, हम तुमको घर का किराया दे देते हैं। बोलो कहाँ मिलने आए हम तुमसे? प्रदीप इलो। खरीद रही हो उनका? तुमको लगता है ये पैसा लेके हम तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे? प्रदीप तुम अपनी जिंदगी से खुद दूर हो रहे हो। लौट जाओ, ऐसे बर्बाद नहीं करते अपनी जिंदगी। खोली पे जाओ, काम धंधा करो, मन लगेगा। कौन सी खोली पे चले जाएं?
वो खोली पे चले जाएं, जहां हम तुम साथ जिंदगी बिताने का सपना देखे थे। तुम थी तो वो खोली घर थी। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे ईटा पत्थर बिछाया हुआ है बस। ये लक्ष्मी, तुम बस एक बार कह दो ये सब कुछ झूठ है, बुरे सपने जैसा है। साला खुशी खुशी मान लेंगे। तुमको याद है हम दोनों कैसे कनकगंज का मेले में जाते थे, चॉकलेट खरीदते थे, झूले पर झूलते थे और फिर चुपके चुपके जाते थे तालाब पे। कितना अच्छा लगता था। याद है नहीं याद है? हे लक्ष्मी, हम दोनों साथ भाग के आए थे ना यहाँ। 1 साल हुआ है पर ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का बात हो। सिर्फ पिछला जन्म ही समझो प्रदीप, जो बीत चुका है वो हमसे नहीं हो पाएगा। और तुमसे हो जाएगा तो तुम हमारी आंखों में देखकर एक बार कहो, देखो आंखों में, कहो कि तुम हमको पूरी तरह भुला चुकी। देखो आंखों में देखकर बात करो सामने। कोनो फर्क नहीं पड़ा साहब। वो कमीना का पकड़ बहुत मजबूत था हमारी लक्ष्मी। हमको मालूम था वो हमको भुला नहीं पाएगी। प्यार था उनके दिल में, पर ये रंजीत जो है ये उस पर जादू कर दिया था साहब। साहब हमारा बात मानिए। वो प्रदीप हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, अपना जुर्म हमारे सर पे डाल रहा है साहब। सुन, तेरा एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि उसने कभी प्रदीप को तेरे घर आते देखा या जाते देखा है। साहब उनको तो ये भी नहीं पता कि लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी। अब उनकी बात पे भरोसा नहीं कीजिए साहब। अच्छा, तो तेरे इस झूठ पे यकीन करें हम लोग? अब झूठ हम नहीं, झूठ प्रदीप बोल रहा है और जी रहा है। उसको चिढ़ था कि लक्ष्मी हमारे प्यार में पड़ गई। हमारे साथ वही करना चाहता था जो उसको लगा कि हमने उसके साथ किया। घर में घुसो और घर वालों के रिश्ते तोड़ दो। लक्ष्मी, तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है रंजीत, तुम भूल रहे हो वो आदमी से हम शादी किए थे और वो तुमको भी तो मदद किया था ना जब तुमको जरूरत पड़ा था। ठीक है, तुम कह रही हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन नौकरी लगते ही उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। हम पहले ही बता रहे हैं तुमको। हाँ ठीक है। और एक बात, कुछ कहने का जरूरत ना है। तुम आदमी लोग ना, औरत का दिल का चीज है ना, कभी समझ ना पाओगे। ठीक है प्रदीप, हम तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढते हैं, तब तक तुम रह सकते हो यहाँ हमारे मेहमान बनकर। तुम्हें हमारे ऊपर एहसान किए थे, हम भूले नहीं हैं। शुक्रिया, हम भी ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एहसान फरामोश निकला साहब। जब जब ड्यूटी से आते तो घर में ही पड़ा मिलता था और लक्ष्मी का माथा घुमाता रहता था। बहुत हाथ पैर मार के उसको लॉन्ड्री में नौकरी दिलवाए। नौकरी मिल गया उसको, कमाने भी लगा, लेकिन घर से जाने का नाम ही नहीं लेता था। कितने दिन रहा? पूरे 25 दिन। अभी 5 दिन पहले ही उसको घर से निकाले थे। अरे आवा आवा भैया, रंजीत आवा। कौन है? अरे तोरा आदमी है, घर का मालिक है, रंजीत ठाकुर है, और कौन? लॉन्ड्री का मालिक को मिला था हमको रास्ता पर, कह रहा था 1 हफ्ता में दूसरी बार छुट्टी मार दी हो तुम। लेकिन उस ससुरा तुमको ही नहीं बताया होगा कि पिछले 4 दिन हम 16-16 घंटा काम किए कुत्ता जैसा। रंजीत, तुमरी भी चाय चढ़ाई देखा? हाँ, हमरी भी चाय चढ़ा दो, और आज आखिरी बार हम दोनों के लिए चाय चढ़ेगी। कल से इस घर में सिर्फ हमारे लिए ही चाय चढ़ेगी। क्या बात है? हमारे मेहमान का ना दिन भर गया है, ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल रहे हैं यहाँ से। ये भैया रंजीत, ये लक्ष्मी तुम हमारी बात समझ में नहीं आ रहा तुमको? हैं? जो बोल दिए ना तो बोल दिए। चल सामान उठा अपना और निकल यहाँ से। लौट के कभी आना मत यहाँ पर, निकल। साहब आप उनकी बात का भरोसा मत कीजिए। पड़ोसी जो बोल रहा हो पत्थर का लकीर तो नहीं हो सकता है ना। ये प्रदीप हमारे घर पर लगभग 25 दिन रहा था और लक्ष्मी को हमसे दूर करने का कोशिश करता रहा था, इसलिए हम उसको घर से बाहर फेंक दिए। और वो लौट आया और उसने लक्ष्मी को मार डाला, जिससे वो इतना प्यार करता था, जो उसकी बीवी थी। लक्ष्मी उसको छोड़ चुकी थी। मनी मन हमको अपना पति मानते थे। हमको दर्द देने के लिए, हमको फंसाने के लिए प्रदीप ने लक्ष्मी को मारा है। साहब लक्ष्मी के लिए हम अपना घर छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, कभी कोई दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाए तक के नहीं देखे। सर वो जानती हमने तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? तुम रंजीत के घर पे रह रहे थे
और रंजीत ने तुम्हें घर से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि लक्ष्मी को फिर से जीतने की तुम कोशिश कर रहे थे। फिर से? साहब, पत्नी थी हमारी वो। तुम रंजीत के घर पे 25 दिन रहे या नहीं? रहे। और बताइए हम क्या करते? हमारी लक्ष्मी कैद में थी उसकी, वो हमसे प्यार करती थी। पता नहीं रंजीत उसको क्या खिला पिला दिया था कि वो वहां से निकल ही नहीं पाती थी। और जब वो हमारी तरफ आने लगी तो रंजीत तो हमको घर से निकाल दिया। जब वो जान गया कि लक्ष्मी हमारी तरफ आना चाहती है, वो कोई बात खल गई साहब, वो हमारी लक्ष्मी का मर्डर कर दिया। कुल से अजीब केस थी। एक औरत का मर्डर हुआ है, पति और प्रेमी दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी प्रेम कहानी का विलन बता रहे हैं और हमारे पास दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। घर से लक्ष्मी का मोबाइल नहीं मिला, लेकिन नंबर मिला है। उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाते, शायद रिकॉर्ड से पता चले कौन सच्चा और कौन झूठा। रिकॉर्ड्स निकलो, लेकिन मुझे डाउट है कि रिकॉर्ड से कुछ मिलेगा। वैसे मुझे लगता है ये दोनों थोड़ा सच और ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। अब हमें तय करना है कि किसका सच भारी है और किसका झूठ हल्का। सर आप सही कह रहे थे, फोन रिकॉर्ड से कुछ भी नहीं मिला। लक्ष्मी इन दोनों से बराबर बात करती थी। इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन क्या कहती है? इंटरेस्टिंग है सर, इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन से हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। थोड़े से जल्दी करो, मुझे किसी भी कीमत पे सबूत चाहिए। कुछ भी करो, लेकिन लक्ष्मी का मोबाइल ढूंढ निकालो। प्रदीप हुआ साला काहे फंसा रहा हमको? हम फंसा रहे तुमको? हम तो अपनी लक्ष्मी के साथ एक चैन का जिंदगी जी रहे थे, जहर बन के तुम हमारी जिंदगी में आ गए। अरे कुछ बचबो किया था तुम्हारे बीच, हम बीच में घुसे हैं। अरे हम लक्ष्मी का सहारा बने थे। तुम सांप बन के रेंगते हुए हमारे घर में घुसे, फिर बेचारी लक्ष्मी के दिल में घुसे। वो बेचारी मासूम को कहाँ मालूम था तुम सांप निकलोगे। और तुमको कोनो अंदाजा भी है कितना गहरा प्रेम था हमारा और लक्ष्मी का? कितने सालों से साथ थे हम दोनों। और क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद भी वो हमारे प्यार में पड़ गई। यही चीज तो हजम नहीं कर पा रहे थे तुम, और आज भी नहीं कर पा रहे हो। तुम दोनों के बीच का रिश्ता कब का खत्म हो गया था? कुछ खत्म नहीं हुआ था और ना कभी खत्म होगा। तुम हमारी और लक्ष्मी की जिंदगी बर्बाद किए हो ना, जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाते कुछ खत्म नहीं होगा रंजीत। खोली के मालिक को बुलाओ। रणजित ठाकूर कधीपासून काम करतो इकडे? साहेब वो 7-8 महीने से काम कर रहा है साहब। ये रंजीत ठाकुर की काम पर आने की और यहाँ से वापस जाने की पूरी एंट्री रिकॉर्ड चाहिए मुझे, अभी के अभी। आंगुल से बोलो, कुछ मिला? लगता है अब हम मुजरिम को तोड़ सकते हैं। इसे पहचानता है? तेरी बीवी लक्ष्मी का फोन है, तेरे घर से मिला हमें। जब लक्ष्मी का कत्ल हुआ था तो रंजीत फैक्ट्री में काम कर रहा था, और उसकी बदकिस्मती ये तभी वो घर पर पहुंचा, जिससे हमें ये लग रहा था कि खून उसी ने किया है। एक तीर से दो शिकार करने चला था तू। तेरी बीवी लक्ष्मी, जिसे तू बेवफा समझता था, और दूसरा उसका प्रेमी रंजीत, जिसे तू अपना प्रतिद्वंदी मानता था। जब लक्ष्मी हमको रंजीत के घर में बुलाई, जगह दी, तो हम समझ गए थे कि अभी भी उसके दिल में हमारे लिए जगह है। हमको लगा वो हमारे पास वापस आ रही है, हमको लगा हम उसको मना लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। काहे नहीं हुआ था साहब? वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे की है? हमारी पत्नी कोई पराये मर्द के साथ चली जाए और हम हाथ में हाथ धरे रह के बैठे रहे का? ना, प्रदीप, अब तुम जाओ यहाँ से। रंजीत का आने का वक्त हो गया है, जाओ। कितनी अजीब बात है ना, जो बात तुम हमसे कह रही हो ना, वो बात एक औरत अपने प्रेमी से कहती है, पति से नहीं कहती। रंजीत के साथ हमारा दिन रात झगड़ा हो रहा है। वो को लगता है कि हम फिर से तुम्हारे करीब आ रहे हैं। वो हमको धमकाया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो हमको घर से निकाल देगा।
तो बेशक निकाले। और वो होता कौन है तुमको धमकाने वाला? तुम हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो हमारी तुम। लक्ष्मी, हम तुम्हारे घर लौटने का दिन रात पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ बुला के आ जाओ, हम लोग नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हम तुम्हारे पास लौटना नहीं चाहते। हम रंजीत से प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। अरे पत्नी हो तुम हमारी। तुम शादी का बात कर रहे हो? हाँ, वो शादी भी कौन शादी थी का? एक दूसरे को माला पहनाए, सिंदूर लगाए, हो गया। और तुम कभी कोशिश भी किए एक अच्छा पति बनने का? तो हम अब कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। हम दोनों ढंग से शादी करेंगे। हमको तुममें कोनो दिलचस्पी नहीं है और हमें जबरदस्ती मत करो तुम। जबरदस्ती? हम क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती? एक तो तुम्हारे वास्ते हम अपना घर बार, बिरादरी में हुक्का पानी, गांव अम्मा सब छोड़ कर यहाँ आ गए। तुमको मालूम भी है एक छोटी जात की छोकरी के साथ शादी करने का क्या मतलब हुआ था? मालूम है तुमको? क्या हाल होगा जब हमारा गांव जाएंगे? तब काट देंगे हमको सब। जबरदस्ती तुम की हमरे साथ, चिपक गई। एकदम सही कहे तुम। हम छोटी जात के हैं, तुम ना बड़ी जात के हो। हमरा कोनो मेल नहीं है, इसलिए हम पीछे ही ठीक है। तुम बढ़ो आगे, अपनी जिंदगी में खूब खुश रहो और हमका तुम माफी करो। और इस जन्म में का आगे आने वाला कोई भी जन्म में हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। उस दिन जब हम वहां से निकले तो हम रास्ते में रंजीत को देखे। हम समझ गए कि वो घर ही जा रहा है। तब हमरे दिमाग में ये बात खनकी कि सबको शक उसी पर होगा जो बर्बाद किया हमारी जिंदगी, उसका जिंदगी भी बर्बाद होके रहेगा। वो पहले हमारी प्रेमिका थी साहब, फिर पत्नी बनी। हम उसके लिए जान न्यौछावर करते थे साहब। उनको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रंजीत ठाकुर, तुम जा सकते हो। प्रदीप, लक्ष्मी हमको माझी और नाव वाला बात बताई थी। तुम समझे काहे नहीं? उसको तुम्हारी नाव में बैठना ही नहीं था। हमने दिल को ठंडक पहुंची है, क्यों तुम्हारी नाव में भी नहीं बैठी? लक्ष्मी एक अच्छी मांझी थी। तुम्हारे नाव में एक घोट था, तुम्हारे ही नाव में बहुत बड़ा छेद था। वो नाव में पानी भरेगा, तुम धीरे धीरे डूबते जाओगे। तीन प्रेमी न सिर्फ प्यार में पड़े हुए बल्कि प्यार में जले हुए, आकर्षण की एक ऐसी आग से घिरे हुए जिसने उन तीनों को तबाह कर दिया। मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री लॉरेटा यंग ने कहा था, लव इजंट समथिंग दैट यू फाइंड, लव इज समथिंग दैट फाइंड्स यू। यानी कि मोहब्बत ढूंढने से नहीं मिलती, बस मोहब्बत खुद ब खुद आपको ढूंढ लेती है। लेकिन जब ये मोहब्बत अलविदा कहे तब प्रेमी करें तो क्या करें? प्रेमियों के बर्ताव पर नैतिक टिप्पणियां करना उचित नहीं। मोहब्बत वाकई लोगों को दीवाना बना देती है, लेकिन अगर ये दीवानगी जुर्म की नाव पर सवार हो जाए और उस नाव को आगे बढ़ाने के लिए कत्ल को अपना चप्पू, अपनी पतवार बना ले, तो या तो ये नाव डूबती है या फिर एक ही मंजिल पर आ पहुंचती है, जो है कानून का घाट। इस कहानी में लक्ष्मी को भी दोषी मानना आसान है, शायद स्वाभाविक भी। वो प्रदीप के प्रेम में थी और दोनों काफी जोखिम उठाकर शहर भाग आए थे, घर बसाया था। और फिर लक्ष्मी को रंजीत से इश्क हो गया। इश्क पर कोई जोर नहीं होता। इश्क में पड़ना और किसी के लिए इश्क खत्म हो जाना ये कोई गुनाह नहीं है, ये एक स्वाभाविक इंसानी फितरत है। बेशक सामने वाले को दर्द होता है, लेकिन इस दर्द का इलाज जुर्म तो नहीं हो सकता, और कत्ल तो कतई नहीं। सबसे समझदारी इसी में है कि जो आपके साथ नहीं चलना चाहता उसे अपनी राह पर जाने दें। वो जिल्लत, वो दर्द, वो ठुकराए जाने का घाव समय शायद भर दे, लेकिन जुर्म कभी नहीं।
नितिन चिलम बरोबर. अरे घाई कसली आहे, पहले दारू का नशा तो चढ़ने दे, फिर चिलम फूकते. तुझा फोन दे जरा. मेरे फोन की बैटरी डाउन है. तेरी डाउन है तो मेरी पूरी मर गई है यार. इतने जल्दी में बुलाया तूने, चार्ज भी करने नहीं दिया. पूरा डेढ़ है देख. चल ना, कोई वांदा नहीं, मैं एक फोन करके आता हूँ. हाँ हाँ बोल नितिन. मनोज साथ है मेरे. मार दो उसे. फिर से एक बार सोच लो वैशाली, दोस्त है मेरा. पण माझा दुश्मन. जास्त विचार नको करू. मारून टाक त्याला. ठीक है. बोल. कुठे पोहोचलास? 5 मिनिट दूर हूँ. जल्दी है. हाँ बोल. काम झालं. बर. मावशी शोधतोय आम्ही त्याला. देखिए फोन रिकॉर्ड के हिसाब से 14 सितंबर को मनोज आप ही के काशीबाई चौल में था और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है. पण साहेब आज 2 दिवस झाले, मेरे भाई का अब तक कुछ पता ही नहीं चला. साहेब भले ही वो दिन भर बाहर रहता है लेकिन रात में घर आता ही आता है. दिन भर कहाँ होता है ये तो बताता नहीं होगा ना. काम वाम तो कुछ करता नहीं था. पूरी चौल में फेमस था गंजड़ी होने के लिए. दारू पी के दंगा करता था. हाँ साहब हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा भी है आखिर है तो इंसान ही ना. और अब उसने ये सारे लफड़े काफ़ी कम कर दिए हैं. नौकरी पे भी जाने लगा है. मैं हात जोडता हूँ साहब, माझ्या भावाला शोधून काढा. अरे शोधतोय बाबा, लेकिन इन सब में टाइम तो लगता है ना. देखो जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम लोग आपको कॉल करके बता देंगे. क्या कभी किसी को पता चलने वाला था कि मनोज साल्वे के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था? क्या कभी किसी को पता चलने वाला था कि मनोज के कत्ल से दरअसल एक चक्र अपने आप को पूरा कर रहा था? दरअसल मनोज साल्वे के मर्डर के बारे में तब सवाल उठे और जवाब भी मिले जब एक दूसरा केस अपना चक्र पूरा कर रहा था. ये अनिल कस्बे मर्डर केस की सुनवाई अगले महीने की 24 को होगी. प्रोसिक्यूटर वाडेकर, पुलिस को इन्फॉर्म करो कि सारे अक्यूज्ड और विटनेसेस को 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करें. ओके सर. तीन आरोपी थे. हो साहेब, शेखर मेश्राम, मुजीब शेख आणि मनोज साल्वे. ये फाइल क्राइम ब्रांच को भेज दो और इंस्पेक्टर संदीप चिखलेकर से कहो कि 24 अक्टूबर को अनिल कस्बे केस की हियरिंग शुरू होने वाली है.
सारे एक्यूज को इन्फॉर्म करे और ये भी देखे कि कोई एक्यूज्ड विटनेस पर दबाव तो नहीं डाल रहा है। सॉरी सर, एक बात पूछनी थी। अनिल कस्बे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो तारदुर पुलिस स्टेशन के पीआई शिरके थे। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन शिरके अभी छुट्टी पर है, तब तक संदीप चिखलेकर ही ये केस संभालेंगे। समझ ला सर। सर, नागेश, 1 साल पुराना मर्डर केस है। 3 आरोपी थे, शेखर मेश्राम, मुजीब शेख और मनोज साळवे, जिसमें से मेश्राम को जमानत नहीं हुई, बाकी 2 बाहर है। मुझे इन तीनों के अपडेट्स चाहिए। हो सर। अगले महीने से केस की सुनवाई शुरू हो रही है। डीसीपी साहब ने कहा है जमानत में बाहर मुजीब शेख और मनोज साळवे, इनके अपडेट्स लो और उन्हें रोज तारदुर्ग पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के लिए बोल देना। जी सर। बराक नंबर 4। हाँ, बेल नहीं हुई उसकी। शेखर मेश्राम मिलना है उससे। ठीक है, लेके जाओ इसे। 1 मिनट साहब, क्या बात है? मेरी जमानत होने वाली है क्या? ना, तेरा केस ट्रायल पे आ रहा है, तैयार रहना। साहब मेरी बेल करवा दो ना साहब। वो दोनों तो टांग दे गए। वो मुजीब और मनोज एक बार मिलने तक नहीं आए साहब। तो खुद होके मिल गया था ना उनसे मर्डर करने, तब समझना चाहिए था इस जुर्म की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। साहब सुनो ना साहब। मुजीब शेख। आप कौन? क्राइम ब्रांच। क्या हुआ साहब? अगले महीने के 24 तारीख से तुम्हारे केस की सुनवाई शुरू हो रही है। तारदुर्ग पुलिस स्टेशन में जाके रोज हाजिरी लगा रहे हो ना? जी साहब। एक भी दिन छूटा ना मुझे तो तुम्हारा काफी कुछ छूट जाएगा। क्या समझे? समझा साहब, समझा। जी मनोज साळवे ये रहता है? हाँ, आप? क्राइम ब्रांच। मिल गया मनोज? कहाँ गया मनोज? साहब यही तो मैं रोज पुलिस स्टेशन जाके पूछती हूँ, लेकिन कोई कुछ कहता ही नहीं, बताता ही नहीं मेरा लड़का कहाँ है। आपके बेटे को पुलिस ढूंढ रही है। देखिए, अगले महीने मनोज के केस की सुनवाई है। उसे बोलो तारदुर्ग पुलिस स्टेशन में जाके रोज हाजिरी लगाए। अगर नहीं गया ना तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। हालत तो आमची खराब है साहब। पिछले 2 हफ्तों से मनोज का कोई पता नहीं। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। लेकिन गुप्ते, उसका फोन 2 हफ्ते से ऑफ है। आप लोगों को और कोई भी सुराग नहीं मिला? डिटेल सारी निकाली थी नागेश। ये मनोज होटल में वेटर का काम करता है। 1 नंबर का गंजेड़ी और बेवड़ा इंसान है। कहाँ नहीं ढूंढा उसे। लगता है फरार हो गया कहीं। फरार है तो खोद दो पूरा इलाका और उसका इतिहास भी, घसीट कर लेकर इस मनोज को। सिर्फ 3 हफ्ते है हमारे पास। एक काम करो, मुजीब को उठाकर लेकर आ, उसकी बेल कैंसिल करने की एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दो। नागेश, 24 अक्टूबर को इन तीनों को कोर्ट में सुनवाई के लिए हमें हाजिर करना ही है। साहब हम लोग हफ्ते में 1-2 बार बैठते थे। बैठते थे मतलब पीने के लिए? हाँ साहब, कभी कभी पीने, कभी चरस, कभी गांजा। आखिरी बार कब मिले थे? साहब हम लोग 12 सितंबर को मिले थे और उसके बाद 15 को भी मिलने वाले थे। अरे यार, बैठने को तो अपन कभी भी बैठ सकते थे, लेकिन आज नहीं। आज होटल में सॉलिड मारा मरी अपन की। 15 को बैठते हैं ना, छुट्टी है मेरी, मस्त हवा में उड़ेंगे। वो भिखारी गली का माल लेके आता हूँ मैं, मस्त कड़क। 15 को छुट्टी हो सकती है ना तेरे को? छुट्टी हो सकती है 15 को। मस्त चिल्लम मारेंगे, कबाब वबाब खाते हैं छोटू के यहाँ पे। ये बात 1 नंबर ना भवा, कड़क। 15 सितंबर को मैंने उसको कॉल किया था साहब, पर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। 10-15 कॉल मारे मैंने, फिर उसके घर पर चला गया तो उसकी अम्मी बोली कि 14 तारीख को घर पर लौटा ही नहीं। साहब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की है, उसके बाद कोई खबर नहीं। इसके अलावा मुझे कुछ भी मालूम नहीं साहब। मेरे को क्या मालूम साहब, मैंने बताया ना आपको, उनकी जमानत होने के बाद में एक बार थोबड़ा भी नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। मनोज साल्वे और मुजीब शेख, आप लोगों की जमानत हो गई है, चलो। मनोज,
तेरे आई ने पैसे दिए और मुझे तेरे अब्बा ने। साला मेरे माँ बाप के पास तो खाने तलक के पैसे नहीं है। यार तुम लोग बाहर जाके मुझे छुड़ाओगे ना यहाँ से? अरे ये क्या पूछने की बात है शिखर, बस 2-4 दिन इधर आराम से काट तू, हम लोग छुड़वाएंगे ना तेरे को। क्या मुझे? और नहीं तो क्या, चल बे। हाँ चल। यार मनोज, मुझे भूलना मत रे। अरे ऐसे भूल गए मेरे को जैसे कि कभी हम साथ थे ही नहीं। इतने महीने हो गए, रोज सोचता हूँ आ जाएंगे आ जाएंगे। ये मनोज अगर कहीं फरार होना चाहता हो तो तेरे हिसाब से कहाँ भाग के जा सकता है? नहीं साहब, मेरा मनोज मुझे छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता। गर्दुल्ले और शराबियों का रिश्ता सिर्फ नशे से होता है। साहब वो इतना भी गया गुजरा नहीं था, कमाता था, नौकरी थी उसकी। अच्छा, अब का है नौकरी? कौन से शहर में? साहब अगर हमें पता होता तो हम यहाँ रोते हुए आपके पास क्यों आते? पिछले 2 हफ्ते से रोज थोड़ा थोड़ा मर रही हूँ अपने बेटे के लिए। मैं हाथ जोड़ते साहब, उसे ढूंढ निकालिए। आपके रोने धोने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे? अगले महीने से मनोज के केस की सुनवाई शुरू हो रही, मुझे मनोज चाहिए। खुद सामने से चल कर आया तो ठीक है, वरना जिंदगी भर फरार होने के लायक नहीं बचेगा वो। तो साहब आप ढूंढिए ना उसे। देखिए हम भी यही चाहते हैं कि वो सामने आए, फिर चाहे सुनवाई हो या जो भी हो, हमें खबर तो रहेगी कि वो है कहाँ। और अगर मुझे खबर मिली कि मनोज कहाँ है, इस बात की तुम दोनों को खबर थी आणि आमच्याकडे नाटक करत होता, तो आप दोनों भी बहुत पछताओगे। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 14 सितंबर को मनोज साळवे के सेलफोन की आखिरी लोकेशन उसका घर ही था। आखिरी बार किससे बात हुई थी? कोई नितिन महाडिक है सर, वेल्डर है, इस मनोज का दोस्त ही है। मैंने कॉल किया था उसे। हेलो, इस नितिन महाडिक को अभी के अभी बुलवाया है मैंने। 14 सितंबर को शाम 4 बजे तुम्हारी मनोज से बात हुई थी। हो साहब, वो मैंने उसे 5,000 रुपये उधारी दिए थे, मेरी पगार एडवांस लेकर। उसने बोला दे देगा, पर उसके बाद उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था, घर पर भी नहीं था। साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पैसे लेकर भाग गया साहब। कहाँ भाग गया तेरा दोस्त? साहब अगर मुझे पता होता तो मैं खुद जाकर उससे पैसे नहीं ले लेता। धोखा किया है साहब उसने मेरे साथ। ठीक है, जाओ। बाय बाय बाय। हात पकड गं त्याचा, सोडू नको। मी सांगितलं होतं ना तुला कि अपने फोन से फोन मत करना। अरे दोस्त था मेरा वो, मुझे उसे मारने का मन नहीं था वैशाली। तो तुम्हें क्या लगता है मला हे सगळं करण्यात मजा आली? जाओ देना, जो हुआ सो हुआ। पुलिस को अभी तो कुछ नहीं मालूम और ना ही कुछ मालूम होगा। मनोज साळवे गायब हो गया हमेशा के लिए। अरे ऐसे कैसे गायब हो गया चिखलेकर? वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं कि बेल मिलते ही लंदन या दुबई फुर हो गया। जी सर, मैं तो सिर्फ स्टेटस अपडेट कर रहा था। सर मनोज 23 तारीख तक मेरी कस्टडी में होगा और 24 तारीख को कोर्ट में सुनवाई के लिए मैं उसे हाजिर करूंगा। मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है चिखलेकर, ये मनोज साळवे किसी भी हाल में मिलना चाहिए। जी सर। मुजीब के हलक में उंगली डालो, जरूर कुछ ना कुछ तो उगलेगा। यस सर। और हाँ, मनोज की माँ और भाई इन पर 24 घंटे नजर रख। नागेश, जिस मर्डर केस में ये तीनों आरोपी है उसकी चार्जशीट को पढ़ते हैं, शायद उसमें नक्शा होगा इस चर्सी के बिल का। जो सीधे रास्ते पर चल रहा है, ईमानदारी से 2 पैसे कमाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो साला तेरी रत्ती पर भी परवाह नहीं करता, उससे तूने सिर पे बिठा के रखा है। राजा बेटा है ना तेरा वो परवाह करे ना करे, मैं उसकी परवाह करना कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे आई है मी त्याची। तू तो आई है उसकी, लेकिन वो तेरा बेटा नहीं है आई। अरे बचपन से सिर्फ तकलीफ दी है उसने तुझे और मुझे भी। साला गांजे की चिलम में सारे रिश्ते नाते फूंक डाले उसने। अब भी पड़ा होगा किसी गर्दुल्ले के अड्डे पर, जाओ जाकर देखो। लेकिन बिना बोले ये कहाँ भाग गया होगा? चिलम बोल के पी थी उसने, हाँ? शराब बोल के पी थी। साला वो मर्डर बोल के किया था, जो अब बताकर भागेगा। जरूर उसे किसी ने फंसाया होगा। किसी ने फंसाया होगा, किसी ने फंसाया होगा। लेकिन बिना बोले ये कहाँ भाग गया होगा? चिलम बोल के पी थी। साला वो मर्डर बोल के किया था, जो अब बताकर भागेगा। जरूर उसे किसी ने फंसाया होगा।
अरे आई आई, अपने आंखों से ये पट्टी कब उतारेगी तू? उसके मर्डर केस की सुनवाई है कुछ दिनों में, पता है उसे। इस बार लंबा अंदर जाएगा वो, कम से कम 10-15 साल। इसीलिए अंडरग्राउंड हुआ है तेरा लाडला। मनोज साल्वे वाकई अंडरग्राउंड था, पर कहां और किस तरह उसे अंडरग्राउंड भेजा गया था ये सिर्फ वही जानते थे जिन्होंने उसे मारकर जमीन के अंदर दफन कर दिया था। क्राइम ब्रांच एक मर्डर केस में बेल पर छूटे एक आरोपी को ढूंढ रही थी। एक मां अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी। एक दोस्त को ग्लानि हो रही थी कि उसने ना चाहते हुए भी एक दोस्त का कत्ल कर दिया था, और उससे कत्ल करवाने वाली औरत इस बात पर अटल थी कि मनोज साल्वे को मार डालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कौन से अधूरे चक्र की सच्चाई बयां होने वाली थी? कौन से राज का पर्दाफाश होने जा रहा था? सर, ये अनिल कस्बे मर्डर केस की चार्जशीट है, तारदुर्ग पुलिस स्टेशन ने फाइल की थी। ये तीनों, मनोज साल्वे, मुजीब शेख और शेखर मेश्राम, ये मुख्य आरोपी थे। 2014? यस सर, 2014। 21 नवंबर 2014 अनिल कस्बे वय 27 एलकेएस बॉल बेरिंग कंपनी राखोड़ी से अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद बापट कॉलोनी लौट रहा था, जहां उसका घर था। राम राम म्हणके भाऊ, राम राम। पर मी काय म्हणतो, शनिवारी आ जाओ ना घर पे, छुट्टी है ना, तो आराम से गप्पा मारेंगे। और हाँ, वो जीवन बीमा पॉलिसी का भी देख लेंगे। जैसे अनिल कस्बे मालती गली से होते हुए बापट कॉलोनी की तरफ बढ़ा, तभी उस इलाके के 3 नामचीन व्यसनी उस गली में दाखिल हुए। इन तीनों को शराब और नशीली पदार्थ लेने के बाद कई बार आवारगी करते हुए देखा गया था। ओ, सिगरेटचे पैसे कोण देणार? हर बार की तरह फोकट में दूंगा मैं। ओ राव, कशाला भुगता है? लिख दो ना खाते पे। अरे खाता बीता गेला खड्ड्यात। पिछले 3 महीने से एक पैसा दिया नहीं तुमने खाते का। ओ पुरंदर काका, इतना पैसा क्या चिता पे लेके जाएगा? और हम लोग आज सिगरेट फूकते तो क्या बुरा करते? हाँ? मनोज, शेखर, बघा रे, संतो मानुस, सीधा काम से घर, मेहनत की कमाई अपने बीवी के पैरों पर रखने वाला संत आदमी वे। रोज यहाँ से जाते वक्त फोन पे फुसफुस फुसफुस चालू रहता साले का। कोई रंबा उर्वशी मेनका होंगे साले के खोपचे में। ए चल, उसकी मोबाइल वाला आइटम देखते। हेलो डार्लिंग। व्हाट इज द नेम बेबी? काय नाटक है? मेरा फोन दो। फोन काट दिया। अरे शर्मा नहीं? ले फोन। अरे फोन दो मेरा। ले बोल ले। अरे क्या कर रही है? ले देखो, मैं पुलिस में शिकायत करूंगा तुम्हारी। बच्चा भड़क गया, अभी तो फोन देना पड़ेगा। ले ले, ले ना, अभी ले। ले, अजीब सैंपल है, देता हो तो लेता नहीं, फिर बोलता है देता नहीं। ले 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 टॉमी, ले 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 ले। इन लुक्खों का ना रोज का भंकस है ये, चर्सी 1 नंबर के। इन सालों को कोई जेल में नहीं डालता, लफंगे साले। मस्ती मत करो यार, क्या करोगे? मैं सच में पुलिस में जाऊंगा। अरे भाऊ भड़कला आता फोन द्यावा लागणार। ये ना ये तो मेरा फोन दो, नहीं तो तुम्हें भी लाफा दूंगा मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरा फोन दो। भला मारलस तू? आरोपी मनोज साल्वे, मुजीब शेख और शेखर मेश्राम को हमने ताबड़तोब उनके घरों से अटक कर ली। गवाहों में मौका वारदात पर पान की दुकान चलाने वाले पुरंदर शेवाड़े और धोबी वजाद अली ने तीनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किसी भारी चीज से मारे जाने से ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके कारण अनिल कस्बे की मौत हुई थी। तीनों आरोपियों पर धारा 302 और 120 बी लागू की गई है और अनिल का शव उसकी पत्नी प्रियंका कस्बे के हवाले कर दिया गया। सर, ये मुजीब शेख को बहुत तोड़ा, लेकिन लगता नहीं कि उसे कुछ मालूम है ये मनोज साल्वे कहाँ छुपा है। हो सकता है कि मुकदमे के पहले ही मनोज को भनक लग गई है कि उसके और उसके दोनों साथीदारों के खिलाफ तगड़ा केस बनेगा। मनोज की मां बता रही थी कि मनोज घर से 14 सितंबर को बाइक लेकर निकला था, लेकिन उसकी बाइक कहीं नहीं मिली सर। हमने सब जगह ढूंढा, बाइक का एक पुर्जा तक नहीं मिला। ये माँ बेटे यशोदा साल्वे और प्रवीण साल्वे इस मनोज के बारे में कुछ न कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। मनोज को कहां छुपा कर रखा है? मैं उसे कहां छुपा के रखूंगी साहब?
खोटा कशाला बोलू साहब, इस मेरे भाई ने हम दोनों का जीना मुश्किल कर दिया। इसलिए तुमने उसे गायब तो नहीं किया ना प्रवीण? क्या साहब, फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क रहता है? एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, अगर 24 तारीख को मनोज कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाए और भी तगड़े चार्जेस लगेंगे उस पर। उसके बाद अगर हम लोग उसे पकड़ते हैं या वो अपने आप को सरेंडर करता है, बेल तो होने से रहेगी उसकी। जितने साल मुकदमा चलेगा उतने साल जेल में सड़ेगा, सालों लग सकते हैं। चाहे जितने साल लगते हो लगने दो साहब, अब की बार मैं उसकी जमानत नहीं कराऊंगा। आणि तू पण ऐकून घे, खूप झालं आता। इस बार तेरे ये आंसू मुझे नहीं पिघलाएंगे। मैं अब थक चुका हूं, बस। नागेश जी सर, हमारे जितने भी खबरी है सबको काम पे लगा दो। शहर के जितने भी चरसी और गर्दुले सबको उठाओ, सबके मोबाइल जब्त करो, हर एक नंबर घुमाओ। मुझे किसी भी हालत में ये मनोज चाहिए। जी सर। जाहिर सी बात थी कि सारी कोशिशों के बावजूद क्राइम ब्रांच ना मनोज साल्वे को खोज पाई थी और ना ही उसकी बाइक को। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके टारगेट को कई दिनों पहले कत्ल करके दफना दिया गया था, बाइक समेत। दूसरी तरफ सुनवाई की तारीख आई, मनोज को भगोड़ा घोषित किया गया और कुछ महीने और बीत गए। सॉरी सर, हमसे जो हो सकता था वो सब हमने किया। इस मनोज साल्वे के डिटेल्स सारे स्टेट में भी भेजे थे और कहीं से कोई रिप्लाई नहीं। 125 करोड़ लोगों का देश है हमारा, 29 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज। अगर कोई छुपना चाहे तो स्कोप काफी बड़ा है। जी सर, फिर भी फील तो होता ही है ना, एक शराबी और चरसी आदमी को हम ढूंढ नहीं पाए। ये इसलिए भी हो सकता है चिकलिकर कि शायद हम ऐसे एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो अब है ही नहीं। मतलब सर? मेरा मतलब है कि ये मनोज साल्वे खुद से होकर गायब नहीं हुआ है, गायब कराया गया है। शायद वो भागा नहीं है, बल्कि उसे मार दिया गया है। पर क्यों सर? उसे कोई क्यों मारेगा? अब इसी का इन्वेस्टिगेशन करो कि मनोज साल्वे का कत्ल करने का कारण किसके पास था। कशी आहेस वैशाली? बरी आहे। सोहम दिशा कशा आहे? फर्स्ट क्लास। अपने नितिन को अच्छा जॉब मिल गया, सेट हो गया ना वो तो? हो। और तुम? चाललंय आपलं। नीलेश, तुमसे कुछ कहना था। बोल ना वैशाली। थैंक यू। येते मी। नागेश, डीसीपी सर को लगता है कि मनोज जिंदा ही नहीं है। हमने इस एंगल के बारे में सोचा ही नहीं, पर ऐसा हो भी तो सकता है। जी सर। प्रियंका कस्बे मृत अनिल कस्बे की बीवी, बापट कॉलोनी का एड्रेस है। बदला सर, अपने पति के कत्ल का बदला। हाँ सर, मैंने भी सुना है उस मर्डर के बारे में, लेकिन हमें यहाँ आके 1 ही साल हुआ है। या पुराने लोगों में से कोई है जो उसके बारे में बता सकता है? हाँ, वो उषा ताई है ना, वो आपको सब बताएगी। अगदी देवासारखा माणूस होता बघा, मगर उन लड़कों ने बड़ी बहरेमे से मार डाला उसको। उसकी बीवी प्रियंका कहाँ है? वो मर्डर के बाद अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली गई। कहाँ? बता कर तो नहीं गई, पता नहीं कहाँ चली गई। आपके पास नंबर है उसका? वो आहे ना, मेरे मोबाइल में है, लेके आती हूँ। सर ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करो और इस नंबर के पुराने डिटेल्स निकालो, शायद कुछ लीड मिल जाए। जी सर। और हाँ, IMEI नंबर भी मंगाओ। हो सकता है प्रियंका ने नंबर चेंज किया हो, पर इंस्ट्रूमेंट शायद वही हो। सर, IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से एक अच्छी लीड मिली है। कौन है? कोई अरविंद खरे, गिफ्ट शॉप चलाता है। ये प्रियंका कस्बे इसके यहाँ पे काम करती थी। हस्बैंड के ऑफ होने के बाद वो अकेली पड़ गई थी, 4 साल का बच्चा भी संभाल रही थी, इसलिए यहाँ के पगार में उसका कुछ हो नहीं रहा था। अब प्रियंका कहाँ है, कुछ पता है? मैं उसके टच में नहीं हूँ साहब। उसका पुराना नंबर भी चेंज हुआ है। मैंने तो उसका पुराना नंबर भी शायद डिलीट कर दिया है। एकदम कट टू कट आदमी हूँ। और कोई यहाँ काम करता है जो अभी भी उसके टच में हो? नागपुर। नागपुर? नागपुर साहब, वो नागपुर शिफ्ट होने की बात कर रही थी, तब मैंने मेरे उधर के एक दोस्त का नंबर उसको दिया। उसको उसकी साड़ी के शोरूम में एक सेल्स गर्ल चाहिए थी। अब पता नहीं साहब कि प्रियंका ने उसको कांटेक्ट किया या नहीं। वो हम पता कर लेंगे। आपके पास नागपुर वाले दोस्त का नंबर तो होगा ना? हेलो,
नासिक क्राइम ब्रांच से पीएसआई नागेश बोल रहा हूँ। प्रियंका कस्बे काम करती है वहाँ? जी बिल्कुल करती है। बात कराओ आपकी? जी नहीं, उसे मत बताना कि हमने फ़ोन किया था। ठीक है जी। अभी के लिए आप मुझे प्रियंका का मोबाइल नंबर दीजिए। सर, प्रियंका कस्बे के नए मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल शाम तक मेल पे आ जाएंगे। पहले मिलते हैं उसे फेस टू फेस, देखते हैं कितनी देर तक आंखों में आंखें डालकर बात करती है और कब आंखें चुराती है। मनोज साळवे नाम है उसका। ये नाम सुना था पुलिस के मुंह से। वो उन तीनों में से एक है ना? जी, मनोज को जमानत मिल चुकी है। क्या ये बात आपको पता है? नहीं पता सर, और जानकर भी मैं क्या करती। आखिर दर्द से किसी को जमानत मिलती है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, तकलीफ से भी कहाँ जमानत मिलती है। वैसे इतने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ अकेले काफी मुश्किल हुआ होगा ना? कोई रहता है क्या यहाँ आपका? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। तो आपका बेटा कहाँ रहता है? जब अनिल को मार दिया गया था तब मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था। मैं अकेले यहाँ नागपुर में उसकी देखभाल नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैंने उसे नासिक में छोड़ दिया, मेरी ननद के पास। नासिक में कहाँ? वो MK रोड के पीछे ऋषिकुल कॉलोनी है, वहां रहती है। वैशाली महाडिक नाम है उनका। वैशाली महाडिक, वैशाली महाडिक। नागेश, मनोज का वो दोस्त जिसे मनोज को 5,000 रुपए लौटाने थे, जिसने 14 सितंबर को मनोज के साथ आखिरी बार फोन पे बात की थी। मैंने उसे 5,000 रुपए उधारी दिए थे, मेरे पैसे लेकर भाग गया साहब। नितिन महाडिक। वैशाली महाडिक? नितिन महाडिक। सर, कनेक्शन बन रहा है? हो भी सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ सरनेम मैच कर रहे हो। एक काम करो, खबरियों को काम पे लगा दो, इस नितिन महाडिक की पूरी कुंडली निकालो। साहब, ये नितिन माडिकची फाइल है, मर्डर केस में अंदर था, अब जमानत पे बाहर है। क्या? सर, मैंने अंजेवाड़ जेल के साथ कंफर्म किया है। ये नितिन महाडिक मनोज साळवे, मुजीब शेख और शेखर मेश्राम के साथ ही बराक नंबर 4 में था। ये नितिन भी मर्डर केस में ही अंदर गया था सर। जी हाँ, नितिन माडिक उसी बैरक नंबर 4 में था जिसमें अनिल कस्बे केस के आरोपी मनोज साळवे, शेखर मेश्राम और मुजीब शेख थे। सर, ये नितिन महाडिक 2015 में बेल पे छूटा, फिर उसकी शादी वैशाली महाडिक के साथ हुई। कनेक्शन तो बन रहा है सर। खबरियों से न्यूज आई है ये? जी सर, बेस्ट खबरियों को काम पे लगाया था। अनिल कस्बे की बहन वैशाली, उसका पति नितिन महाडिक मनोज साळवे का दोस्त है, और इसी नितिन ने आखिरी कॉल किया था मनोज को, और यहाँ आके बता रहा है कि मनोज उसके 5,000 रुपए लेकर भाग गया। अब कनेक्शन बन रहा है। बस ना? तब मी बघतो। जी सर, आप इस वक्त? बुरा वक्त पूछकर कब से आने लगा नितिन महाडिक? बराक नंबर 4 अंजेवाड़ जेल। काय झालं साहेब? हुआ तो बहुत कुछ है, अब सिर्फ पता ये करना है क्या इत्तेफाक था और क्या साजिश थी। साहब, लक बाय चांस हुआ है। मनोज तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब मैं आपको कैसे बताऊं? सीधे सीधे बता दे, वरना बुलवाऊंगा। देखो, हमें यकीन तो नहीं, लेकिन शक है कि मनोज साळवे अब जिंदा नहीं है, और उससे भी गहरा शक ये है कि तुम दोनों को पता है कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। शायद तुम दोनों को सब कुछ पता है। अरे साहब, मैंने बोला ना, मुझे मनोज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ऊपर से वो मेरे 5,000 रुपए लेकर भाग गया है। बोल गोविंद, क्या स्टोरी है वैशाली की? साहब, ये वैशाली का पति 5 साल पहले मर गए, उससे उसको एक बेटी है दिशा। वैशाली का भाई अनिल कस्बे, उसने वैशाली को संभाला और दिशा को भी बड़ी करने में काफी मदद की, और फिर अनिल का मर्डर हो गया। तब ये वैशाली का अफेयर नीलेश परब से हुआ। साहब, ये नीलेश वैशाली से शादी करने वाला था, लेकिन वैशाली को दूसरा हीरो मिल गया, मतलब ये नितिन महाडिक। साहब, ये नितिन वैशाली के पहले पति का दोस्त है। ये मनोज साळवे के मर्डर की क्या खबर है तेरे पास गोविंद? वैसे कोई डायरेक्ट खबर नहीं है, लेकिन एक बात है, ये जो नीलेश है वो नितिन का भी दोस्त है और वैशाली के भी टच में, मतलब ये सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अरे नहीं साहब, लक बाय चांस हुआ है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कसम से बोल रहा हूँ, हमें नहीं पता कि मनोज कहाँ है।
गुना कबूल केला त्याने? होय सर. क्या बात है, एक झटके में बोल दिया सब कुछ. नितिन और वैशाली, बैड न्यूज है. नीलेश परब ने मुंह खोल दिया है. मनोज साळवे का मर्डर हुआ है. होशियार है नीलेश, उसे पता था मुंह तो खोलना ही है, तो पीटने के पहले ही बोल दो. अब तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोग होशियार हो या बेवकूफ. मुंह खोल दो. इंस्पेक्टर साहब, नितिन और नीलेश ने वही किया जो मैंने उन्हें करने को कहा. क्या करने के लिए कहा था? मनोज साळवे का मर्डर. क्यों मरवाया उसे? मेरे पिता समान अनिल दादा को मार दिया उसने. क्यों? ऐसे टाइम पास में. क्या गलती थी मेरे दादा की? कुछ भी नहीं. काम से घर लौट रहे थे बस, और मार दिया. वो थप्पड़ नहीं मारता था ना तो कांड ही नहीं होता, हाई शपथ नहीं होता, और हम यहाँ नहीं होते. कोई पुराना लफड़ा था क्या? अबे नहीं, नाम तलक नहीं मालूम था उसका. वो सब कांड हो जाने के बाद पता चला कि बापट कॉलोनी का कोई अनिल कस्बे था. क्या? अनिल कस्बे? काय रे? काय झालं? वैशाली, तेरे अनिल दादा के साथ जो हुआ, क्यों हुआ ऐसे? माहित नहीं रे. मेरे सीधे साधे अनिल दादा को इतनी बुरी तरह से मार डाला. क्यों? क्या मिला उन्हें मेरे अनिल दादा को मारकर? वैशाली, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है. मैं जब जेल में था, वो तीनों भी जेल में थे जिन्होंने अनिल दादा का मर्डर किया. हम लोग एक ही बारात में थे. बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी. क्या? होगा. और जिसने अनिल दादा को पत्थर मार के मार दिया, वो मनोज सालवे. उसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई है. ये इत्तेफाक नहीं था साहब, साजिश थी. मेरी नहीं, मेरे तकदीर की. तकदीर ने ही मुझे यह मौका दिया. मेरे दरवाजे पर दस्तक दी. बोली कि ये ले वैशाली, तुझे एक मौका दे रही, ले ले अपने भाई की मौत का बदला. पूरा कर दे अधूरा चक्र. मेरा शिकार मनोज साळवे बेल पर छूटा था, और मेरे पास एक हथियार नहीं, दो हथियार थे. नितिन और नीलेश. नहीं आला मनोज, नहीं मालूम वो कहाँ है. यकीन कीजिए साहब, हमने उसे कहीं नहीं छुपाया. यशोदा भाई, आपका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा. 14 सितंबर को उसका कत्ल हुआ, बाइक भी मिली है. प्रवीण से कहिए हमसे आके मिलने के लिए. ये चक्र पूरा करना जरूरी था वैनी. रोक नहीं पाई मैं अपने आप को.
अनिल दादा मेरे लिए मेरे पापा से भी बढ़कर थे। तुम्हारे अनिल दादा मेरे लिए और सोहम के लिए सब कुछ थे वैशाली। जैसे जैसे दिशा के लिए तुम सब कुछ थी। मैंने अपने पति को खोया, सोहम ने अपने बाबा को, तुमने अपने भैया को खोया और दिशा ने अपनी माँ को। ये चक्र पूरा हो गया वैशाली। जिस आदमी को मनोज ने मारा था, उसकी बहन के पति और उसके दोस्त ने मिलकर मनोज को मार डाला। जो जुर्म मनोज ने किया था, उसका बदला उन्होंने लिया। काय चुकलं माझं? मुझे तब भी सजा मिली जब मनोज ने गुनाह किया था, और अब भी सजा मिल रही है जब वो अपने कर्मों का शिकार हो गया। न्याय हर पीड़ित का अधिकार है, पर क्या प्रतिशोध न्याय हो सकता है? क्या प्रतिशोध उस चक्र को पूरा कर सकता है जो जुर्म से मिली हुई पीड़ा को मिटा सके? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिशोध अपने साथ नई पीड़ाएं लाता है और अन्याय का सिलसिला बढ़ता जाता है। मुजरिमों को सजा देने के लिए कानून और सिर्फ कानून सक्षम है, पर जुर्म से मिले हुए दर्द से जायज तरीके से निपटने के लिए हम सबका सक्षम होना जरूरी है। शोक और मातम कानून की दहलीज में रहकर ही मनाया जा सकता है, साथ ही साथ संतुलन की दहलीज भी पार नहीं की जा सकती। बदले का जुनून कभी सुकून नहीं दे सकता। वैशाली की बेटी अब प्रियंका के साथ नागपुर में रहती है, जहां प्रियंका अब अपने बेटे सोहम को भी संभाल रही है। वैशाली नितिन और नीलेश पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, धारा 364 के तहत कत्ल के इरादे से बंदी बनाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। तीनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।